5 राज्यों के चुनाव के बीच एक उपचुनाव हुआ, वो भी महाराष्ट्र में। लोग उसको भूल गए, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। और वो महत्वपूर्ण था एनसीपी के लिए, अजीत पवार के लिए वो शाख की बात बनी हुई थी। एक इशू बन गया था कि इस सीट को हमें जीतना ही है, क्योंकि आपको बताएं जो पंढरपुर सीट है महाराष्ट्र की, उस सीट से जो विधायक थे, जो एमएलए थे, वो एनसीपी के थे, भरत भालके। ये भरत भालके थे, कोरोना में इनका निधन हो गया, इसके कारण ये सीट खाली हुई थी। और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट थे वो थे समाधान आवतड़े। ये आवतड़े जी जो खड़े थे, इनके पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बाकायदा इसको एक इशू बनाया था और यह तय किया था कि इस सीट को हमको एनसीपी के नेता को हराना ही है और यह सीट हमको जीतनी है। आप समझ लीजिए, चुनाव तो लड़ रहे थे एनसीपी के और बीजेपी के 2 कैंडिडेट, लेकिन प्रतिष्ठा की बात बन गई थी ये देवेंद्र फडणवीस के लिए और अजीत पवार के लिए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बाकायदा इस चुनाव में लगभग 4000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट समाधान आवतड़े को जिताकर ये जता दिया और ये बता दिया उद्धव ठाकरे जी को कि आपके द्वारा जो कुशासन चलाया जा रहा है, इससे महाराष्ट्र की जनता नाराज है। आपको बताएं, जिस तरह के 100 करोड़ की उगाही का खुलासा हुआ और शिवसेना के लोगों के द्वारा ही हुआ, क्योंकि मैं उनको शिवसेना के ही लोग कहूंगा जो अभी तक है, शिवसेना और एनसीपी के जो इनके यहाँ काम कर रहे थे और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए थे, और शिवसेना का ही कार्यकर्ता के रूप में एक बार वो रहे हैं जो सचिन वजय रहे हैं। इन सब लोगों की वजह से जो ये खुलासे हुए, इससे जो महाराष्ट्र सरकार का ये पता चला लोगों को कि ये महाराष्ट्र की जनता को सेवा करने के नाम पर आए थे, लेकिन ये तो अपने कमाने के धंधे में लगे हुए हैं। और इसके लिए अपराधियों को सह दी जा रही है, थाने बांटे जा रहे हैं, पुलिस के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जा रही है, जिसकी अभी जांच होना बाकी है, उस पर मैं कोई खास नहीं बोलने वाला। लेकिन इस चुनाव में 2 नेताओं ने ठाना। और आपको बताएं, एनसीपी के नेता ये सोच रहे थे कि हमारा एमएलए जो जीता हुआ था और काफी लोकप्रिय जीता थे, आपको बता दूं, जो इस सीट पर भरत भालके थे वो बहुत लोकप्रिय नेताओं में थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को आगे बढ़ाया जा रहा था। अब यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति मिलेगी कि भाई एनसीपी का एक प्रसिद्ध नेता, एक एमएलए मर गया तो सहानुभूति में फिर से जिता दें। लेकिन हुआ यहां उल्टा, और हुआ ये कि पंढरपुर की लोगों ने ये जताया कि भाई हम इस कुव्यवस्था के खिलाफ हैं। आप देख लीजिए, कोविड के टाइम में पिछले साल से जिस तरह की अव्यवस्थाएं महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिली कि हॉस्पिटल के अंदर ना तो बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना लोगों के लिए दवाई है, उससे भी भयंकर स्थिति इस समय चल रही है। प्रतिदिन 60,000 नए कोरोना के पेशेंट आना, यह बता रहा है कि किस तरह का कुव्यवस्थाओं का अंबार महाराष्ट्र के अंदर लगा हुआ है। मुंबई जैसे शहर में लोगों को ऑक्सीजन ना मिलना, हॉस्पिटल में जगह ना मिलना, डॉक्टरों का ना मिलना, मतलब ये ऐसा हो गया। लोग कह रहे थे महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर ये स्थिति है, बाकी एरिया में क्या हो रहा होगा। लेकिन लोगों को डराया धमकाया गया और कोई सरकार के खिलाफ बोले तो उसको मौन कर दिया गया, उसको डराकर चुप कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय स्थिति को देखते हुए ये बात समझ रहे हैं, ये बात देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इस समय केवल उगाही सरकार दिखाई दे रही है। गृह मंत्री जो हैं वो फंसते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस वालों के जरिए उगाही कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री दिख रहे हैं कि वो बिना एनओसी दिए हॉस्पिटल चल रहे हैं। और ये जो अव्यवस्था फैली है, इसके द्वारा दिख रहा है कि जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कर कह रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पछता रही है कि हमने जिताया था, लेकिन अब किसी तरह यहां ये सरकार जाए। लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से संजय राउत और बाकी नेता बोलते हैं, उनकी भाषा किस तरह की होती है। केंद्र तक को धमका देते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत की, ठीक है भाई, आप नहीं लगाते राष्ट्रपति शासन, लेकिन देश की जनता की सेवा तो करो, इस प्रदेश के जो लोग हैं उनकी जान की रक्षा करो।
60,000 प्रतिदिन नए केस आना और यहां पर मौतों का होना, 3-3 हजार लोग मर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? ये लॉकडाउन को लेकर के आप बात करते हो, हमेशा देखो लॉकडाउन लगा देगा, लेकिन एक तरफ आपने लोगों को बंदिश लगाई कि शादी में 30 लोग आएंगे, दूसरी तरफ होटल, पब, बार ये सब खुलते रहे। कैसे खुलते रहे? पैसे के बल पर। कौन पैसा ले रहा है? पुलिस, और पुलिस पहुंचा रही है गृह मंत्री को। मतलब गृह मंत्री कहां पहुंचा रहा है, ये अभी जांच चल रही है। तो लोग कह रहे हैं कि एक गृह मंत्री अगर 100 करोड़ रुपया महीने के उगाही कर रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री उससे अछूता रह गया हो? तो शिवसेना के नेता, उनके नाम आते दिखाई दिए ट्रांसफर और पोस्टिंग में, और इसलिए वो कैसे वोट मांग सकते हैं और जनता कैसे उनको वोट देती? तो इस चुनाव में, ये भले ही उपचुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता का रुख एक बार पता लग गया कि वो एनसीपी और शिवसेना, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, लेकिन ये दोनों के विरुद्ध वोट पड़ा, और जिसका कारण है कि 4,000 से अधिक वोटों से जीत ये बता रही है कि महाराष्ट्र के अंदर अब जनता एक आक्रोश में है कि जिस नेताओं को हमने ये चुना था, हालांकि उन्होंने चुना तो भारतीय जनता पार्टी को था, लेकिन शिवसेना उनके साथ धोखाबाजी करके और विरोधियों से मिलकर सत्ता में काबिज हो गई। लेकिन सत्ता में काबिज क्यों हुई, ये आज पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि उनकी बात मान लेती और आधा आधा टर्म भी यदि उद्धव ठाकरे को देकर और आधा भारतीय जनता पार्टी लेती, तो शिवसेना अपने हिस्से के टाइम में क्या करती, वो आज खुलासा हो रहा है। गुंडाबाजी, धमकाना, मतलब एक हद ये है कि आप महाराष्ट्र के अंदर हमारे देश का गौरव सीरम इंस्टीट्यूट, जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, उस वैक्सीन बनाने वाले कंपनी के सीईओ को धमकाते हैं, आप उसे मारने की धमकी दे रहे हैं। शिवसैनिक पहुंच करके उस फैक्ट्री के प्रांगण में खड़े हो गए जाकर, और उसके बाहर जाकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। फोन भरी धमकी आ रही है मुख्यमंत्री से कि या तो हमको दो पहले वैक्सीन, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे। मतलब आपकी हिम्मत देखिए कि एक देश का गौरव है, उनके वैज्ञानिकों ने यदि कोई रिसर्च की है विदेश से मिलकर और उन्होंने एक वैक्सीन बनाई, तो उसको यह मानना चाहिए कि वो हमारे देश का गौरव है और उसकी हम वाहवाही करें, बड़ाई करें, रक्षा करें। लेकिन शिवसेना के लोग उसको धमकाने पहुंच गए, उसको फोन कर रहे हैं, डांट रहे हैं, और इसलिए वो विदेश चला गया, यहां भारत छोड़कर। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और महाराष्ट्र का ये जो माहौल है कि लोगों को डराना, धमकाना, उद्योगपतियों से उगाही करना, ये जो महाविकास अघाड़ी, महाविकास उगाही बन गई है, इस महाविकास उगाही सरकार के इस उगाही कांडों को देखते हुए जनता काफी गुस्से में है कि हमने जिस सरकार को चुना, जो लोग हमारे एमएलए बनकर बैठे हैं और मंत्री बनकर बैठे हैं, यहां आए दिन घपले और घोटाले हो रहे हैं, रहस्यमय मौतें हो रही हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हो, चाहे वो मनसुख हिरेन को लेकर हो। ये सरकार जनता की रक्षा के लिए है कि जनता को मारने के लिए है, ये एक बड़ा मुद्दा ये चुनाव में पंढरपुर में बना था, और पंढरपुर के चुनाव में ये बातें गूंजी थी कि ये सरकार आखिरकार कर क्या रही है, और जिसका नतीजा हम सब ने देखा कि पंढरपुर सीट एनसीपी अजित पवार की प्रतिष्ठित सीट बनने के बावजूद भी बचा नहीं पाई। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह की कैंपेनिंग की, उससे साफ दिख गया कि आज भी महाराष्ट्र में एनसीपी के गढ़ में घुसकर अगर कोई चैलेंज के साथ जीत हासिल करने की ताकत रखता है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो है देवेंद्र फडणवीस, जिसने लोकप्रियता इतनी हासिल की है कि वो एनसीपी के गढ़ में एनसीपी के धुरंधरों को हरा सकती है। असल में हमने पिछले दिनों देखा कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से आए दिन खुलासे किए, किस तरह से वो सीरम इंस्टीट्यूट के लोगों को धमकाना, किस तरह से उद्योगपति को धमकाना, इस तरह का काम सरकार कर रही थी, और आए दिन घोटाले घपले ये देवेंद्र फडणवीस ने ये खोले थे। इससे देवेंद्र फडणवीस की जो लोकप्रियता है वो बढ़ी, लोगों के अंदर एक विश्वास बना, लोगों को लगा कि यदि इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कोई होना चाहिए था तो वो देवेंद्र होने चाहिए थे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब देखना होगा, और ये इस चुनाव ने बता दिया है कि आगे आने वाले चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। वंदे मातरम।